हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मिशन सफलता का 9वां एपिसोड पढ़ेंगे। इसके तहत पहला ही प्रश्न है कि अकबर सम्राट कब बना। तो अकबर मुगल वंश का तीसरे नंबर का राजा था। ये हुमायूं का लड़का था। हुमायूं, सबसे पहली बात है कि मुगल वंश का नींव किसने रखा था। मुगल वंश का नींव बाबर ने रखा था। 1526 से 1858 तक मुगल वंश रहा। मुगल वंश का पहला राजा बाबर बना, जबकि अंतिम राजा बहादुर शाह जफर बना। अंतिम राजा बहादुर शाह जफर बना 1858 में। 57 के विद्रोह के बाद ये पूरे तरीका से खत्म हो गए मुगल वंश। इसी में अकबर जो था सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और सबसे गंवार अनपढ़ और ये सबसे शक्तिशाली राजा बना। इसकी जन्म 15 अक्टूबर और 1542 को हुआ। ये अमरकोट अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसी में एक बिरसाल राजपूत राजा थे, उनके राजमहल में इसका जन्म हुआ था, हमीदा बानू बेगम के गर्भ से। अकबर ने 1556 में सम्राट बना। 14 फरवरी 1556 को इसने सम्राट बना। इसके सम्राट बनने से पहले इसका बाप हुमायूं यहाँ का सम्राट थे, लेकिन वो दिनपनाह के लाइब्रेरी में इनकी पैर फिसल जाने के कारण, यानी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और वहां से इनकी पैर फिसल गई तो गिर कर इनका देहांत हो गया। उसके बाद अकबर का उम्र बहुत कम था, 13.5 वर्ष की उम्र था। उसी उम्र में इनका संरक्षक बैरम खां थे। अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। उन्होंने इसको राज्याभिषेक करके सम्राट बना दिया। जब इसका राज्याभिषेक कराया गया तब ये पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर था। कालानौर पंजाब में एक जगह का नाम था, वहीं पे अकबर था और इसको राजा बना दिया। ये कालानौर में था और इसके बाप का इधर देहांत हो गया। तब तक अंतिम हिंदू राजा हेमू ने आगरा के किले पे हमला कर दिया और आगरा को हथिया लिया। अकबर ने इस बात से काफी चिंतित था। सबसे पहली बात, अकबर का ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन नाम था। अकबर का तो मतलब होता है महान। अकबर बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। अकबर का अर्थ होता है महान, ये अरबी भाषा का अर्थ है। ये जलालुद्दीन अकबर राजा बना 1556 में और इसने पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ा। पानीपत का द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ये बार बार पूछा जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी में सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। मुगलों का राजकीय भाषा अरबी हुआ करती थी, अरबी हुआ करती थी। पलासी का युद्ध कब हुआ? अच्छा, इससे पहले इसने 1576 में एक हल्दी घाटी का भी युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह को इसने हरा दिया था। महाराणा प्रताप सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाया था। बाबर ने एक और लड़ाई करा था 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हरा दिया था बाबर ने। तो राणा संगा महाराणा प्रताप सिंह के दादाजी थे। पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था और रॉबर्ट क्लाइव वहां का गवर्नर। उन दोनों के बीच में हुआ। पलासी भागीरथी नदी के किनारे एक स्थान का नाम है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार हो गया और इसकी हत्या कर दी गई। ये सिराजुद्दौला का हार इसी के अपना ही सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल 3200 सेना थी। इसके पास 50,000 फौज था सिराज के पास, अंग्रेजों के पास केवल 3200 ही फौज थी और 3200 फौज लेकर इसने 50,000 सेना को हरा दिया। और इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर फिर बात नहीं माना तो वहां के नवाब मीर कासिम को बना दिया और मीर कासिम को भी बात न मानने के बाद इसके ऊपर हमला कर दिया। तो मीर कासिम भागकर अपना बंगाल के मुर्शिदाबाद से राजधानी बिहार के मुंगेर में बना दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का कौन सा शासक बंगाल में शासक को नवाब बोला जाता था, तो बंगाल में कौन सा नवाब अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बनाया था? मुंगेर बिहार के पटना से थोड़े दूरी पे है। तो मीर कासिम ने बनाया था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुनरो जो थे ये अंग्रेजों सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और 1764 ये बक्सर के पास, बक्सर एक जिला है बिहार में, उसी के पास में ये लड़ाई लड़ी गई थी।
1764 का बक्सर युद्ध हुआ था। 1760 में एक बंडीवास का युद्ध हुआ था। ये फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये हमारे देश की युद्ध नहीं थी, लेकिन हमारे देश के लिए ही हुई थी। फ्रांस चाहते थे कि अपनी नींव रखें और अंग्रेज चाहते थे कि हम अपना आधिपत्य जमाए भारत के ऊपर। तो इसके लिए दोनों में आपस में ही लड़ाई हुई। इसे बंडीवास का युद्ध बोलते हैं। अगला है हुट्टी की खान कहाँ है? तो हुट्टी की खान कर्नाटक में है। हुट्टी सोना का उत्पादन की खान है। यहीं से सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। भारत में एकमात्र कर्नाटक राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। भारत में चांदी कहाँ से निकाला जाता है? तो चांदी जवार की खान है। भारत में जवार की खान राजस्थान में है। राजस्थान में दो खान है, एक जवार एक देगाना। ये दोनों राजस्थान में है। जवार के खान से सबसे ज्यादा चांदी निकाला जाता है, जबकि देगाना के खान से सबसे ज्यादा टंगस्टन निकाला जाता है। टंगस्टन का उपयोग होता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के रूप में। और एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा निकाला जाता है। इसीलिए भारत में हीरो का नगर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है जहां से हीरा सबसे ज्यादा निकाला जाता है, पन्ना खान से। उसके अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। पृथ्वी गोल है, इसको बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा काटती है ना, उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। इसको ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर, इसको सदर्न हेमीस्फीयर, यानी इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के ऊपर ही एक नदी है, यहाँ से इसको 2 बार ऐसे काट देती है। तो इस दुनिया का एकमात्र ऐसी नदी है कांगो नदी, जो विषुवत रेखा के ऊपर ही बहती है और 2 बार उसको काटती है। इसके साउथ में 23.5 डिग्री आप आ जाओगे तो इसको मकर रेखा बोलते हैं, और ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाओगे तो इसे कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला एकमात्र नदी माही नदी है। ये जो माही नदी दिख रही है, ये भारत में बहती है, ये मध्य प्रदेश वाले हिस्सा में, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत का एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सीजीएल में स्पेशल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है। और लिम्पोपो नदी, एक यहीं पे लिम्पोपो नदी है, ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा है, मकर रेखा नहीं है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से होता है। 8 राज्य कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी हैं। राजस्थान गुजरात दोनों पड़ोसी हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों पड़ोसी है। त्रिपुरा और मिजोरम ये दोनों पड़ोसी हैं। तो भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। उसके अगला प्रश्न है, प्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? प्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ था। प्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ था। 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह के बाद भारत में एक भारत परिषद अधिनियम आया। प्रथम भारत परिषद अधिनियम आया, और इसी अधिनियम के तहत भारत की पूरी शक्ति ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। उसी के बाद इसने एक उधर से अधिनियम आया जिसके तहत कलकत्ता, सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, इसी मद्रास को आजकल चेन्नई बोलते हैं, 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 1800 इसके 4 साल के बाद एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना कर दिया। और यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। एमपी पीएससी का तैयारी करते हैं तो 1956 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट जो है वर्तमान में भारत के अनुच्छेद 214 में इसकी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद यदि 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। प्रथम रेगुलेट एक्ट 1763 के तहत भारत में प्रथम कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जज एलिजा इम्पे थे। ये भी पूछ लेता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज है, 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है।
तो यदि कुल जजों की संख्या पूछे तो 34 है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो गीता के अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन ने की थी। अब भगवत गीता के फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। ये दोनों पूछा जाता है। दारा सिकोह जो थे भगवत गीता को फारसी में अनुवाद किए थे, जबकि विल्किंसन ने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसी अंग्रेजी के अनुवाद में गीता को जब पढ़कर वारेन हेस्टिंग्स ने विल्किंसन को शरण दी थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये गोलमिर्च और मिर्ची वगैरह के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसे जब भीड़ वगैरह काफी अनियंत्रित हो जाती है तो उसको तितर बितर करने के लिए इसको छोड़ा जाता है। इस गैस से आंख में काफी मिचलाइनी आ जाती है। इसका अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत काम किया था। इनको ये 1881 में इन्हीं के टाइम में नियमित जनगणना शुरू हुआ। नियमित जनगणना सर्वप्रथम 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में जनगणना प्रथम बार हुआ, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। 1881 वाला जनगणना सक्सेस हुआ। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। अभी वाला जनगणना 2021 में होना था, अभी कुछ कोरोना के कारण से ये टल गया है आगे की तरफ। तो लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं और इनको भारत का उद्धारक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बिल लाया था। उस बिल का नाम था इल्बर्ट बिल। ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये इल्बर्ट बिल में क्या था कि भारत के जज अंग्रेजों के ऊपर सजा सुनाएंगे, फांसी की सजा सुनाए या उनको उम्र कैद की सजा सुनाए। यदि अंग्रेज गलती करेंगे तो उनको सजा भारतीय जज सुनाएंगे। इससे अंग्रेज काफी नाराज थे और उन्होंने इस बिल का काफी विरोध करा। इसी बिल को बोलते हैं, इस बिल के विरोध करने के बाद इसे बोलते हैं श्वेत विद्रोह। तो ये बार बार पूछा जाता है। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप CGL का तैयारी कर रहे हैं, CHSL का, तो पूछा जाता है श्वेत विद्रोह किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल से। इस विद्रोह के तहत भारत के जज अंग्रेजों के ऊपर सजा सुनाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। उसके अगला प्रश्न है अनुवंशिकी। अच्छा, एक और है, ये लॉर्ड मेयो भारत का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसको भारत में ही चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। ये भी पूछ लिया था CGL में कि एकमात्र भारत में कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो को, अजमेर में इसको एक अफगानी ने चाकू घोंप के हत्या कर दी थी। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जेनेटिक्स पे बहुत बड़ा रिसर्च करा और ये सबसे पहला रिसर्च मटर के पौधा के ऊपर करा था। ये मटर का जो पौधा है ना, ये दलहनी पौधा है, ठीक है। ये मटर के पौधा पर रिसर्च किया गया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। उसी जीन को ग्रेगर मेंडल ने फैक्टर माना है। बर्जिलियस ने प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जिलियस ने दिया था। ये जो जिम वगैरह करते हैं लोग, प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो बर्जिलियस ने ही सबसे पहले बताया कि देखो हमारे शरीर का ग्रोथ हो या थकान हो, कुछ भी चाहिए ना, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। और हर दिन यदि हम काम करते हैं तो हमारे शरीर को हर दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जिलियस ने दिया था, जबकि जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने दिया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। इनको आधुनिक आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। इन्होंने अपना रिसर्च मटर के पौधे पे किया। मटर के पौधे में, ये दलहनी पौधा है, तो दलहनी पौधा में एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। दलहनी पौधा में एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु होता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, इसको CGL में बार बार उठा लेता है कि दलहनी पौधे में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। उसका काम क्या होता है कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करके दलहनी पौधे के जड़ में ला देना। नाइट्रोजन को इकट्ठा करके दलहनी पौधे के जड़ में ला देना, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को इकट्ठा करके उसके जड़ में दे देता है। चलिए, उसके अगला प्रश्न है कि
दूध से दही बनाना किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो दूध से दही किण्वन प्रक्रिया के कारण होता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक का मतलब होता है जो अपने फॉर्म में कंप्लीट चेंज कर दे। तो किण्वन प्रक्रिया से दूध से दही बनता है। दूध में लैक्टिसस अम्ल होता है। इस प्रकार मेरी वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप स्टडी विद मनोज यादव से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी हो या आपको ऐसे भी किसी भी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका समाधान करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।